Hello everyone, welcome to my channel Ease Learning. This is Monica Sehgal and today I will discuss about Consumer Protection Act 2019. ठीक है, यूनिट 1 डिस्कस कर रहे हैं हम कॉमर्स पेपर के लिए। तो उसमें हम डिस्कस करेंगे आज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के बारे में। इसे भी एक स्टोरी फॉर्म में डिस्कस करेंगे ताकि आपको इससे एक जो कनेक्शन है वो समझ आ पाए। देखिए, जो आपका है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, इससे पहले ये एक्ट था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। क्लियर। 1986 का ये एक्ट था जिसमें अमेंडमेंट हुआ। 1991 में कुछ चेंजेस हुए। अमेंडमेंट हियर मीन्स कि कुछ चेंजेस करना। 1991 में चेंजेस हुए, फिर चेंजेस हुए, फिर अमेंडमेंट हुआ 1993 में, फिर चेंजेस हुए 2003 में, और फिर जाकर इस एक्ट को 86 को रिपील ही कर दिया गया और तब जाके बना आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। उसका रीज़न सबसे इम्पॉर्टेंट ये था कि जब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 बना था तो उसमें काफ़ी सारे ड्रॉबैक्स थे और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ई कॉमर्स के लिए कोई खास उसमें प्रोविज़न नहीं थे, क्योंकि 1986 के टाइम पे ई कॉमर्स एप्लीकेबल ही नहीं था। या जो आप ई कॉमर्स है मीन्स कि आप जो फ्लिपकार्ट, मिंत्रा या अमेज़ॉन इनकी हेल्प ले रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, तो ऐसे कोई प्रोविजंस इन वेबसाइट्स के लिए कोई प्रोविजंस नहीं थे। तो चेंजेस होते गए, लेकिन बाद में जाकर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को रिपील कर दिया गया और बना आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। ठीक है, अब इस बना कैसे? कोई भी एक्ट पास होता है तो पहले बिल बनता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल आपका आया, उस बिल को लोकसभा में प्रेजेंट किया गया 30 जुलाई 2019 को लोअर हाउस में, फिर ये गया राज्यसभा में अपर हाउस में 6 अगस्त 2019 को, फिर गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से साइन होने 9 अगस्त 2019 को। सेम डे को जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट भी पास हुआ। 9 अगस्त 2019 को सेम डे को जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट भी पास हुआ था। ठीक है, तो ये एक कोइंसिडेंस कह लीजिए। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जिसमें कौन कौन सी जगह पर यूनियन टेरिटरी में एक्ट एप्लीकेबल होंगे, क्योंकि हम रीड करते हैं कि कोई भी एक्ट पास होता है तो एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो ये जो आपका रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था ये उस लिए था। लेकिन इसमें मेंशन था आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इसमें आपका 2019 मेंशन नहीं था। क्या मेंशन था? 1986, जो सेम डे को रिपील हो रहा था और चेंज हो रहा था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में। ठीक है, ये पहले लोकसभा में गया, फिर राज्यसभा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया साइन हुआ 9 अगस्त 2019 को। अब ई कॉमर्स के लिए कुछ स्पेशल रूल्स थे ई कॉमर्स को कंट्रोल करने के लिए, ताकि कुछ रूल्स बनाए जाएं, रेगुलेशन बनाए जाएं ताकि कंज्यूमर की हेल्प हो पाए। तो पहले तो समझ लेते हैं कि कंज्यूमर क्या है। कंज्यूमर मीन्स एनी पर्सन कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विसेज और सेल्फ कंजम्पशन। हमने एंड कंज्यूमर याद रखना है। आप कोई भी चीज़ अपने लिए परचेज कर रहे हैं तो आप कंज्यूमर हैं, लेकिन आप आगे मार्केट में सोल्ड आउट करने के लिए परचेज कर रहे हैं तो आप कंज्यूमर नहीं है। तो कंज्यूमर मीन्स एनी पर्सन कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन और एंड यूजर। हमें ध्यान देना है, एंड यूजर की बात कर रहे हैं। नॉट अ कंज्यूमर, एनी पर्सन परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज फॉर रीसेल, फॉर कमर्शियल पर्पस और फॉर होलसेल। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं कि रीसेल, होलसेल की मार्केट होती हैं या कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं। कमर्शियल मीन्स प्रॉफिट मेकिंग। कमर्शियल का मतलब क्या है कि टू अर्न प्रॉफिट, आप प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो उसमें आप कंज्यूमर नहीं ट्रीट होंगे। क्लियर? तो ये दैट मीन्स आप सेल्फ कंजम्पशन के लिए या आप एंड यूजर्स हैं तो आप कहेंगे आप कंज्यूमर हैं। अब कंज्यूमर का मीनिंग क्लियर हो गया। देन मैंडेटरी फॉर ई कॉमर्स वेबसाइट्स। ई कॉमर्स को कंट्रोल करने के लिए, इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 आया। तो मैंडेटरी कर दिया गया सभी ई कॉमर्स वेबसाइट्स को। रूल्स दिए गए फॉर प्रिवेंटिंग मॉल प्रैक्टिस बाय द ई कॉमर्स वेबसाइट्स। जो फेक वेबसाइट्स बन जाती हैं, ठीक है, तो उनको कंट्रोल करने के लिए, या ताकि आपके कंज्यूमर जो है उनके साथ किसी भी तरीके की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस ना हो, तो उनके लिए कुछ रूल्स बनाए गए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कंट्री ऑफ ओरिजिन आपको मेंशन करना पड़ेगा। अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट पे हैं तो आपको बताना होगा कि पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है उसका कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है, कि कौन सी कंट्री से बिलोंग कर रहा है, ये आपको मेंशन करना होगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट की एलिमेंट्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि अदरवाइज़ आपको सब चीज़ें बतानी है, उसकी क्वांटिटी, उसकी क्वालिटी, सब कुछ मेंशन करना है। जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जैसे कि कंट्री ऑफ ओरिजिन, मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा, मेंशन होता है कि आप COD करेंगे, कैश ऑन डिलीवरी करेंगे, आप नेट बैंकिंग यूज़ करेंगे, या आप डेबिट कार्ड पेमेंट कर रहे हैं तो आप क्या पेमेंट कर रहे हैं, दैट मीन्स मोड ऑफ पेमेंट। ठीक है, और विद इन 48 आवर्स
आपकी प्रॉब्लम, अगर कोई प्रॉब्लम कंज्यूमर को फेस करनी होती है तो आपको विद इन 48 आवर्स में एक्नॉलेज करेगी वो वेबसाइट। मान लीजिए आपने अमेज़ॉन से कुछ परचेज़ किया और आपको डिफेक्टिव प्रोडक्ट दे दिया गया, तो विद इन 48 आवर्स वो आपकी कंप्लेंट को एक्नॉलेज करेंगे। एक्नॉलेज मीन्स देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है और क्या उसका हो सकता है, और विद इन 1 मंथ उस कंप्लेंट को सॉर्ट आउट किया जाएगा। ठीक है, तो एक्नॉलेज करने का टाइम पीरियड है 48 आवर्स और उसे सॉल्व करेंगे विद इन 1 मंथ। तो हमने अभी तक समझा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो आपका एक्ट है 2019, वो 1986 से स्टार्ट हुआ, अमेंडमेंट होते गए, फिर जाके इसे रिपील कर दिया गया और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आपका 2019 आया। पहले आपका बिल आया, फिर लोकसभा में पास हुआ, फिर राज्यसभा में पास हुआ और फाइनली 9 अगस्त 2019 को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 आया। तो अब इसके हिसाब से कंज्यूमर क्या है, एंड यूज़र्स और सेल्फ कंजम्पशन, कि जो आप कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज आप अपने लिए यूज़ कर रहे हैं, आप कंज्यूमर हैं। क्लियर। अब बात करते हैं कि ये कैसे अलग है। बिल्कुल ही अलग है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 से। इसमें हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ ली कंज्यूमर की, ई कॉमर्स को समझ लिया। अब इसमें हम कुछ अथॉरिटीज़ को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात कर रहे हैं सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी CCPA, ठीक है, ये इससे पहले नहीं थी 1986 में। तो इसका पर्पस क्या था कि प्रोटेक्ट करना, प्रमोट करना, इन्फोर्स करना कंज्यूमर को, कि आपने कंज्यूमर को हर तरीके से प्रोटेक्ट करना है, प्रमोट करनी है अपनी एक्टिविटीज़। राइट्स ऑफ कंज्यूमर उन्हें समझाने हैं। कंज्यूमर को पता ही नहीं होती उनके राइट्स क्या हैं। हम जब भी कोई डिफेक्टिव या एक्सपायरी प्रोडक्ट खरीदते हैं और अगर आपकी गलती आपने देखा नहीं है, तो तब भी आपके पास ये राइट है कि आप उसके लिए बता सकते हैं, कि मैन्युफैक्चरर को बोल सकते हैं कि उन्होंने एक्सपायरी प्रोडक्ट अपनी शॉप पे क्यों रखा और क्यों सोल्ड आउट किया। दैट मीन्स आपको आपके राइट्स को समझाना, राइट्स ऑफ कंज्यूमर। ठीक है, अब क्या करता है CCPA, कैरी आउट इन्वेस्टिगेशन, कोई भी अगर इन्वेस्टिगेशन होगी तो वो करेंगे। डिसकॉन्टिन्यूस अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, कोई भी अगर मैन्युफैक्चरर आपको अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कर रहा है तो उसे डिसकॉन्टिन्यू करेंगे। डिसकॉन्टिन्यू करेंगे एड्स को, वेरी इंपॉर्टेंट जो इंक्लूड किया गया। ठीक है, इम्पोज पेनल्टीज़, उस पर पेनल्टीज़ भी लगा सकते हैं। प्रोसिक्यूशन ऑफ डिफ़ॉल्टर्स, कि डिफ़ॉल्टर जो भी हैं उस पर पेनल्टीज़ लगेंगी और उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएंगे। और जो भी सेलिब्रिटीज़ ऐड करते हैं उनके लिए भी स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएंगे, क्योंकि जब पब्लिक उन्हें फॉलो करती है तो जब भी वो किसी प्रोडक्ट को इंडोर्स कर रहे होते हैं तो पब्लिक ये मान लेती है कि प्रोडक्ट अच्छा है। तो ऐसे में सेलिब्रिटी का भी एक ही राइट है या एक ड्यूटी है कि वो देखें कि क्या सही प्रोडक्ट को वो लोगों को गाइड कर रहे हैं कि नहीं। तो उनके अगेंस्ट भी एक्शन लिए जा सकते हैं, किसमें, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी में। क्लियर, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो कंज्यूमर के राइट्स को बताएगा, उन्हें प्रोटेक्ट करेगा और साथ साथ इन्वेस्टिगेशन, पेनल्टीज़ और जितनी भी आपकी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है उन्हें रोकेगा। क्लियर। अब बात करते हैं प्रोडक्ट लायबिलिटी की। प्रोडक्ट लायबिलिटी क्या है कि मैन्युफैक्चरर, सेलर और डिस्ट्रीब्यूटर, इनके ऊपर प्रोडक्ट लायबिलिटी है कि ये किसी भी तरीके का ऐसा प्रोडक्ट जो किसी की हेल्थ के लिए हज़ार्डियस है, डेंजरस है, वो सोल्ड आउट नहीं कर सकते। अगर ये ऐसा कर रहे हैं तो उनके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। ठीक है, मैगी इसका एग्जाम्पल है। कुछ टाइम पहले बताया गया था कि मैगी में MSG और है, लेड है, तो वो क्या है कि मैन्युफैक्चरर की गलती है कि वो उस प्रोडक्ट को मार्केट में सोल्ड आउट कर रहे हैं। सेलर की गलती है और डिस्ट्रीब्यूटर की गलती है, तो उसके लिए लायबिलिटी होगी। अब लायबिलिटी क्या होगी, कंपनसेशन देना होगा फॉर हार्म एंड डैमेज एंड कैंसलेशन ऑफ द लाइसेंस, उनका लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है और पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है। क्लियर। तो ऐसे प्रोडक्ट जो आपके लिए डेंजरस हैं, हज़ार्डियस हैं, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, मैन्युफैक्चरर, सेलर और डिस्ट्रीब्यूटर। तो उसकी लायबिलिटी क्या होगी कि कंपनसेशन फॉर हार्म एंड डैमेज प्रोडक्ट, कैंसिलेशन हो सकता है उनका लाइसेंस कैंसिल कर सकते हैं एंड पेनल्टी भी पे कर सकते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल की। अभी हमने किया था सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, नाउ वी हैव सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। ये क्या है कि एक काउंसिल बनाई गई जो एड्रेस करेगी कि कैसे चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है। एडवाइजरी बॉडी है एक ऑन कंज्यूमर इशू, ठीक है, जिसके हेड होंगे मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, और इसके वाइस चेयरपर्सन होंगे मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट में से एक वाइस चेयरपर्सन होंगे, और एडवाइजरी बॉडी होगी जिसको हेड करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड डिस्ट्रीब्यूशन, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अलावा इन 2 मेंबर्स के अलावा
आपके 34 अदर मेंबर्स होंगे जो डिफरेंट डिफरेंट रीजन से लिए जाएंगे, ठीक है, आपके नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ में से और सारे रीजन में से आपके 34 मेंबर्स सिलेक्ट किए जाएंगे और इसका टाइम पीरियड होगा 3 इयर्स। तो 2020 से 23 तक का ये टेन्योर टाइम तक पूरा करेंगे। क्लियर? तो आपका सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल जो अथॉरिटी क्या है, जो एड्रेस करेगी, प्रोटेक्ट करेगी राइट को और पेनल्टीज लगा सकती है। काउंसिल क्या है, एक एडवाइजरी बॉडी है जो सारे काम को देखेगी, जिसके हेड होंगे मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स और एक वाइस चेयरपर्सन होंगे मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट। इसके अलावा 34 अदर मेंबर्स जो हर रीजन से लिए जाएंगे और इसका टेन्योर होगा 3 इयर्स के लिए। क्लियर? इसके बाद है कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। इससे पहले हम कोर्ट डिस्कस करते थे, आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, नेशनल कोर्ट, स्टेट कोर्ट। तो अब बात करेंगे कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, उसे चेंज करके क्या कर दिया गया है, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, जो आपके 3 टायर्स पे है, 3 लेवल्स पे हैं, 3 टायर्स। फर्स्ट इज डिस्ट्रिक्ट, देन वी हैव स्टेट, देन नेशनल। इसमें से क्वेश्चन आता है डिस्ट्रिक्ट, इसमें आपका होगा 1 up to 1 करोड़, ठीक है, और स्टेट पे होगा 1 to 10 करोड़ और नेशनल पे होगा मोर देन 10 करोड़। दैट मीन्स आपकी प्रॉब्लम या आपका जो आप क्लेम कर रहे हैं वो विद इन 1 करोड़ है तो आप जाएंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, अगर वो 10 करोड़ के बीच में है तो स्टेट लेवल पे, अगर 10 से अबव है तो यू गो फॉर दी नेशनल। दैट मीन्स आप क्या करेंगे, डिस्ट्रिक्ट से जाएंगे स्टेट पे, स्टेट इसमें हाई कोर्ट का कोई रोल नहीं है। अगर नेशनल पे भी आप जो केस हैं वो हार जाते हैं तो आपके पास ऑप्शन अभी भी है सुप्रीम कोर्ट का। इसके अलावा उन्होंने एक और चीज़ की है आपकी मीडिएशन सेल, कि कई बार कंज्यूमर कहते हैं कि हमें कोर्ट में नहीं जाना तो एक मीडिएशन, एक बीच का रास्ता अपनाते हैं, तो उसके लिए मीडिएशन सेल बना दिए गए जिसमें कंज्यूमर और सेलर जो है आपस में बात करके अपनी जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करेंगे। पर इस प्रॉब्लम को जो सॉर्ट आउट करेंगे उसे वो चैलेंज नहीं कर पाएंगे। फिर अगर आप सीधा रिड्रेसल कमीशन में जाएंगे तो आपके पास ऑप्शन है डिस्ट्रिक्ट से स्टेट, से स्टेट से नेशनल, नेशनल पे भी हार गए तो सुप्रीम कोर्ट पे। लेकिन अगर मीडिएशन सेल के पास जाते हैं तो आप प्रॉब्लम फाइनली सॉर्ट आउट कर रहे हैं, फिर आप आगे फर्दर उसे कंप्लेन नहीं कर सकते और हाई कोर्ट का यहाँ पर कोई रोल नहीं है। इसके अलावा कंज्यूमर वेलफेयर फंड भी बनाया गया जो कंज्यूमर को देखेंगे, ठीक है। तो ये था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, जिसमें हमने समझा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का ओरिजिन स्टार्ट कहाँ से हुआ था, फिर हमने कंज्यूमर की डेफिनेशन की, ई कॉमर्स को डिस्कस किया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, देन कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, प्रोडक्ट लायबिलिटी एंड कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। ये कंप्लीट एक क्लास है जिसमें इसके अलावा कुछ भी ऐसा नहीं रहता जो आपको और डिस्कस करना हो। तो कंप्लीट एक क्लास हो चुकी है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के बारे में। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, और जो भी नए हैं इस चैनल के साथ और कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो वो भी सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। एजुकेशन की क्लासेस आपकी चल रही हैं और कॉमर्स की भी क्लासेस चल रही हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो नए इसमें चैनल में ऐड हो रहे हैं। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू।